साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका मित्र स्वामी अमितानंद महाराज। आज हम आपके सामने लेकर एक कुंडली आए हैं जिसमें हम इस बात को समझेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि किसी कुंडली में विवाह और उससे संबंधित समस्याएं कैसे आती हैं, या ये कहें कि विवाह विच्छेद यानी तलाक जैसी समस्याएं कब आएंगी, किस तरह से आती हैं और किन ग्रहों के कारण आती हैं। तो हमने आपके सामने एक कुंडली लगा रखी है, एक चार्ट हमने लगाया हुआ है। आइए उसका मिलकर अध्ययन करते हैं और हमें आशा है कि अगर आप भी इसके बारे में कुछ और बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। हम दोनों की ही ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि होगी। तो आइए अध्ययन करते हैं इस चार्ट का और समझते हैं। क्योंकि ये एपिसोड स्पेशली सिर्फ विवाह के विषय को लेकर है, इसलिए इसका हम वृहत अध्ययन नहीं करेंगे। इसका संक्षेप में सिर्फ विवाह के विषय के लिए ही हम इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए आपके सामने ये जो कुंडली है आप देख रहे हैं कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, ठीक है। और विवाह का जो लग्न होता है, विवाह का जो घर होता है, सप्तम स्थान से विवाह को देखते हैं तो यहाँ विवाह स्थान की लग्न जो है वो वृषभ लग्न है, जो कि शुक्र की ही लग्न है। और इसके स्वामी जो शुक्र बनते हैं वो जाकर लग्न में ही विराजमान है, ठीक है। तो ज्योतिष का प्रथम सूत्र है कि जो ग्रह अपने स्वामी से दृष्ट होता है या युत होता है उस भाव की वृद्धि होती है, उस भाव में शुभ फल की प्राप्ति होती है। उस नियम के अनुसार अगर हम देखें तो सप्तम स्थान यहां पर अभी आपको शुभ दिख रहा है, फ्रूटफुल दिख रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्वामी जो शुक्र बनता है वो स्वयं लग्न में बैठ गया है और लग्न से अपनी ही राशि को, अपने ही घर को देख रहा है। पर हम यहाँ पर अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, सिर्फ इतने से ही हमें और भी ज्यादा इसके लिए विश्लेषण करना होगा। पहली बात तो ये देखिए कि शुक्र जैसा शुभ ग्रह जाके लग्न में बैठा है, तो ये भी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जातक, हालांकि वृश्चिक लग्न है इसलिए जातक जो है बहुत ही ज्यादा तुनक मिजाज हो सकता है। चूंकि वृश्चिक यानी बिच्छू जैसे गुण उसके अंदर होंगे। बहुत ही शांत होगा, बिच्छू बहुत शांत होता है, बहुत ही शांत पर बहुत ही तेज, ठीक है। उसका जहर बहुत तेज होता है। तो मंगल की राशि होने के कारण, बिच्छू के गुण होने के कारण, वृश्चिक लग्न होने के कारण उसे बिच्छू जैसे गुण होंगे। बहुत ही जल्दी गुस्सा होना और बहुत ही जल्दी शांत होना, ये उसका स्वभाव होगा, ठीक है। और मन में गुस्से को बना के रखना, यानी किसी के प्रति अगर कुछ क्रोध है, किसी के प्रति कोई बुरी भावना है तो उसको अपने मन अंदर दबा के रखे रहना, उसको कभी छोड़ नहीं सकता। ऐसा जातक होगा। पर शुक्र के प्रभाव से काफी अच्छे गुण उसके अंदर होंगे, काफी ज्ञानी, सुंदर, समझदार होगा व्यक्ति, ऐसा हमें मानना चाहिए। हम अब देखते हैं कि इस सप्तम स्थान में, जो विवाह की बात चल रही है, विवाह का घर है, इस सप्तम स्थान में देखिए कि किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तो अगर हम शुभ ग्रहों की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, तो गुरु की यहाँ पे दृष्टि नहीं आती है। 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ आती है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर नहीं, सिर्फ शुक्र की दृष्टि आती है। और राहु की अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु की नवम दृष्टि है। अर्थात यह ग्रह, यह घर, विवाह घर, सप्तम स्थान राहु से पीड़ित हो गया और साथ ही साथ मंगल जैसे क्रूर ग्रह से भी पीड़ित हो गया। क्योंकि मंगल की नवम दृष्टि नहीं होती है, पर राहु मंगल के गुण लेकर यहां पर अपनी और मंगल के भी गुणों को यहां पर डालेगा, जिस कारण से मंगल और राहु जैसे क्रूर ग्रहों से सप्तम स्थान पीड़ित हो गया। साथ ही साथ हम बात करते हैं शनि की। शनि एक पृथकतात्मक ग्रह है, पृथकता लाता है, सेपरेटिव प्लेनेट है। जहां भी इसकी दृष्टि होगी, जहां पर ये बैठेगा, उस घर से संबंधित गुणों से, उस घर से संबंधित खास तौर पर उस घर से संबंधित व्यक्ति से आपको दूर करेगा। तो यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान में जाती है, 1 2 3, ठीक है। तो शनि तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान को देखते हैं। इस कारण से भी यह सप्तम स्थान यानी विवाह स्थान पीड़ित हो गया। तो आपने देखा मंगल, राहु और शनि, 3 क्रूर ग्रह जो हैं इस सप्तम स्थान को पीड़ित कर रहे हैं। और शनि अपनी पृथकतात्मक दृष्टि से यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, देख रहा है, और राहु भी यहाँ पर पृथकतात्मक दृष्टि डाल रहा है। इस कारण से सप्तम स्थान बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया और 3 क्रूर ग्रहों का इस पर प्रभाव है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसे जातक का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सप्तम स्थान हो गया। अब सप्तम स्थान के स्वामी जो कि शुक्र बनते हैं, लग्न में बैठे हैं, इस पर किसी प्रकार के किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए सप्तम स्थान के स्वामी जो हैं वो पीड़ित नहीं है। अब हम बात करते हैं कारक की। अभी हम यहाँ पर सिंपल विश्लेषण करते हैं
विवाह के घर की, विवाह के स्वामी की, घर के स्वामी, विवाह के घर के स्वामी जो है शुक्र, और कारक जो होते हैं विवाह के। तो चूंकि ये एक कन्या की कुंडली है तो यहाँ पर विवाह के कारक होते हैं गुरु। वैसे शुक्र को ही विवाह का कारक माना गया है, और गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो। पर यहाँ पर विशेष तौर पर हम गुरु की बात करते हैं। शुक्र तो ऑलरेडी बात हो ही गई क्योंकि वो विवाह के स्वामी ही है। अब गुरु को हम देखते हैं तो गुरु स्वयं भी सूर्य के साथ बैठकर पीड़ित हो रहे हैं, और यहां से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की जाती है। इस कारण से गुरु भी पीड़ित हो रहे हैं। सूर्य बैठे ही हुए हैं, पहले ही हमने कहा कि सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, और साथ ही साथ सूर्य से गुरु पीड़ित हो रहा है। और शनि की दृष्टि अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो जा रही है गुरु के ऊपर, यानी विवाह के कारक के ऊपर। इस कारण से विवाह के कारक भी इस कुंडली में पीड़ित हैं। मतलब विवाह घर, विवाह का घर, विवाह का स्वामी तो यहाँ पीड़ित नहीं है, पर विवाह के कारक पीड़ित हैं। साथ ही साथ विवाह के घर में 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। गुरु जो है वो सूर्य से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, और साथ ही साथ शनि से पीड़ित है। इतने सारे बुरे प्रभाव जो हैं सप्तम स्थान में होने के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे जातक का विवाह तो अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं शुक्र जो है विवाह का स्वामी है, वो पीड़ित नहीं है, तो विवाह तो होगा, किंतु विवाह के बाद सेपरेटिव इफेक्ट जरूर आएगा, पृथकतात्मक असर इस कुंडली में, इस विवाह में जरूर आएगा। क्योंकि शनि की जो विशेष दृष्टि, तीसरी दृष्टि हम सबसे विशेष दृष्टि शनि की मानते हैं, जो शनि की दृष्टि जा रही है, तृतीय दृष्टि से शनि जो सप्तम स्थान को देख रहे हैं, उसके कारण विवाह स्थान पीड़ित होगा, और इसके कारण इस जातक या जातिका की कुंडली में जब भी विवाह होगा उसके बाद उसमें सेपरेशन आएगा, सेपरेशन चाहे किसी भी कारण से आए। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पर नवमांश कुंडली भी लगा रखी है, ये साइड में छोटी सी हमने आपको नवमांश कुंडली दिखाई हुई है। आप देखिए कि मंगल और राहु नवमांश कुंडली के षष्ठम और सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। ठीक है, षष्ठ स्थान में मंगल बैठे हैं, छठवें स्थान में मंगल है, और सातवें स्थान पर राहु बैठा है, और ये सप्तम स्थान है। यानी सप्तम स्थान नवमांश में पाप कर्तरी योग में आता है। साथ ही साथ आप देखिए कि शनि जो है नवमांश कुंडली के द्वितीय स्थान में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा मानसिक विचारों से पीड़ित रहेगा। और शनि चूंकि द्वितीय स्थान में बैठा है, द्वितीय स्थान क्या होता है? द्वितीय स्थान वैसे तो कलपुरुष की कुंडली में द्वितीय स्थान घर का होता है, माफ कीजिए कुटुंब का होता है, धन का होता है, पर द्वितीय स्थान जो होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली का द्वितीय स्थान उसके पति या पत्नी की आयु का होता है। जैसे इस कुंडली की बात करें तो ये अगर पति का स्थान हुआ, क्योंकि जातकीय की कुंडली है तो ये पति का स्थान है, और यहां से अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान जो हुआ वो इस व्यक्ति की आयु, यानी इस कुंडली, ये कुंडली लड़की की है, ये उसके पति का स्थान हुआ, और पति की आयु का स्थान अष्टम स्थान है। तो हम देखते हैं यहां पर भी सूर्य जैसा क्रूर ग्रह बैठा है, और नवमांश कुंडली में आप देखिए कि शनि और केतु जैसे क्रूर ग्रह बैठे हैं, या ये कहिए कि राहु की दृष्टि वहां पर जा रही है और शनि बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जिस भी व्यक्ति से होगा उसकी आयु में कहीं ना कहीं परेशानी, कहीं ना कहीं कोई कष्ट जरूर होगा। ये ऐसा हमको समझना चाहिए। आपको हम एक और चीज बताना चाहेंगे इस कुंडली में, वो ये है कि आप देखिए कि सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र जाके लग्न में बैठता है और लग्न को देखता है। सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र बनता है और वो जाके लग्न में बैठा है और अपने ही राशि, अपने ही घर सप्तम स्थान को देखता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यह व्यक्ति, क्योंकि ये सप्तम स्थान की हम बात कर रहे हैं, उसके स्वामी शुक्र की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति, अब बोलेंगे इसका विवाह कैसे होगा, तो इसका विवाह देखिए, ये अपने मन से विवाह करना चाहती है। ये हो गया तन भाव, स्वयं जो व्यक्ति है, यहां से पूरी पर्सनालिटी देखी जाती है, विवाह का स्थान है। तो जब विवाह का स्वामी जिस घर में बैठता है, एक छोटा सा सामान्य सा सूत्र है कि विवाह का स्वामी जिस घर में बैठता है उसका विवाह वहीं से उसी प्रकार से होता है। या विवाह कौन कराएगा, कैसे कराएगा, रिश्ता कहां से आएगा, तो इसका मन जो है स्वयं अपनी पसंद की शादी करना चाहेगा ये व्यक्ति, और उसकी शादी वहीं पर होनी चाहिए। लव मैरिज जैसी यहाँ पे कोई चीज नहीं बनती। देखिए पंचम और द्वितीय का कोई संबंध यहाँ पर नहीं बनता है।
ठीक है। ये पंचम में गुरु की राशि है, यहाँ पर शुक्र की राशि है। गुरु और शुक्र का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है और गुरु का सप्तम से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो अपने पसंद की शादी चाहते हुए भी इसका विवाह अपने पसंद के व्यक्ति से नहीं हो पाएगा। और कोशिश रहेगी कि इसका विवाह अगर अपनी पसंद से होता है तो शायद इसकी जीवन में थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक रहे, इसका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहे। पर फिर भी चाहे अपनी पसंद की शादी करे या चाहे किसी और की पसंद की शादी करे, पर शनि जो है, विशेष तौर पर शनि और राहु इसे अपने विवाहिक जीवन में स्थायित्व नहीं देंगे और किसी न किसी कारण से इसके वैवाहिक जीवन में सेपरेशन आएगा, यानी विवाह विच्छेद होगा। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब बात आगे बढ़ती है तो फिर तलाक तक स्थिति आती है। और ऐसी किसी भी कुंडली को उठा के देख लीजिए, मेरा इतने सालों का अनुभव रहा है कि किसी भी कुंडली में अगर शनि सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो कैसे भी कर रहा हो, दृष्टि डाल रहा हो, चाहे युति करके बैठा हो या नवमांश में कहीं शनि सप्तम से संबंध बना रहा हो, तो ऐसे जातक के जीवन में विवाह से संबंधित समस्याएं आती हैं। विवाह बहुत देर से होता है, लगभग 30 के पहले तो विवाह नहीं हो पाता है। और जब विवाह होता है तो विवाह चाहे 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल भी चल जाए किसी प्रकार, और उसके बाद विवाह में विच्छेद अवश्य होता है। तो आप समझ गए होंगे कि विवाह विच्छेद के लिए शनि का सप्तम स्थान से संबंध, चाहे वो कैसा भी संबंध हो, बहुत आवश्यक होता है। और ऐसी कुंडली को आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि विवाह विच्छेद होगा या सेपरेशन होगा, पृथकता आएगी, संबंधों में पृथकता आएगी। अगर तलाक नहीं भी होता है तो किसी भी कारण से पति पत्नी एक दूसरे से दूर होकर रहेंगे, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो जाए इस कारण से दूर हो जाए, चाहे आपसी सहमत से खुशी खुशी दूर रहें, या बिजनेस या नौकरी कारण एक दूसरे से दूर रहें, पर उनमें पृथकता जरूर लाएंगे शनि। तो आशा है कि आपने इस प्रोग्राम को समझा होगा, इस पत्रिका को समझा होगा। अगर आपकी कोई सलाह है, कोई राय है तो हमें अवश्य बताएं, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें अवगत कराएं। और आप हमसे क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो हमसे आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम जो शास्त्रीय सूत्र हैं, जो वैदिक सूत्र हैं, उन्हें आप तक पहुंचाएं और भ्रम और झूठ की मायाजाल से आपको दूर रखें और आप दूर रहें। हम यही आपको सलाह देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।